क्या होगा। तो तीनों के बारे में आपको फिगर सहित बताना है। तो पहला सवाल पर हम आते हैं हम लोग प्रकाश केंद्र के बारे में। तो स्टूडेंट्स याद होगा कल आप लोगों ने प्रकाश केंद्र का डेफिनेशन पढ़ा था। प्रकाश केंद्र का डेफिनेशन ही यही है कि वह बिंदु होती है जहाँ पर जो किरण आती है वह बिना विचलन के, बिना मुड़े, बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। तो एक नंबर का आंसर भी वही होगा ना, देख सकते हैं। प्रकाश केंद्र पर आपतित किरण, यानी जब भी कोई किरण कहाँ आए, प्रकाश केंद्र पर आए, तो वह बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। आप लोग इसका फिगर देख सकते हैं, हर केस में फिगर आप लोगों को बनाना है। इसमें ये सेकेंड नंबर का फिगर देखेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला फिगर पर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ बीच में जो है बिंदु, उस बिंदु को ओ मान लेना है। यहाँ सी लिखा चला गया, आप लोग उसे ओ कर लेंगे। बीच का बिंदु ओ होता है, ओ ही हमारा प्रकाश केंद्र होता है। और देखिए जब प्रकाश केंद्र पर कोई भी किरण आ रही है, चाहे वो उत्तल लेंस में हो चाहे वो अवतल लेंस में हो, तो अब बिना विचलन के यानी बिना मुड़े क्या हो रही है स्टूडेंट, सीधे निकल रही है। तो ये वाला फिगर आप लोगों ने कल बनाया भी है, इसे फिर से रिपीट कर लेंगे, फिर से बनाएंगे। ऑलराइट, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो क्या होता है। चलें देखिए, तो सेकंड है कि जब भी आप लोगों ने दर्पण में भी पढ़ा है कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह हमेशा कहाँ से निकलेगी, फोकस से। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद दर्पण में लेंगे तो परावर्तन होगा, लेंस में लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलेगी, फोकस से। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी फिगर बनाया गया है, इस फिगर को भी कर सकते हैं। ये उत्तल वाला हुआ, ये अवतल वाला हुआ। यहाँ पर जो किरण आ रही है, जो समांतर आ रही है, ये देख पा रहे हैं, ये समांतर किरण है, तो वह कहाँ से निकल गई, फोकस से। यहाँ भी समांतर किरण आई, जो आने के बाद अपवर्तन तो हो गई, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहाँ से आ रही है स्टूडेंट्स, फोकस से। तो इसका क्लियर फिगर इधर है, आप लोग यहाँ से कर लेंगे। ये वाला फिगर देखेंगे स्टूडेंट्स, पहले पार्ट को देखिए। इसमें उत्तल लेंस में जो किरण आ रही है, मुख्य अक्ष नीचे वाला हुआ, उसके समांतर जो भी किरण आ रही है वो कहाँ से निकल जा रही है, फोकस से। और यहाँ पर भी देख सकते हैं जो किरण आ रही है आपतित किरण, वो आने के बाद जो है बीच से टकराती है। देखिए बीच में जो डॉटेड लाइन है हमेशा से मोड़ना वहीं से है। आगे भी कोई भी फिगर बनाएंगे तो जो उसका बेंडिंग होगा अर्थात मुड़ने की प्रक्रिया होगी वो बीच वाले लाइन से होगी, बीच में जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है ये वाली। ऑलराइट, तो ध्यान देंगे इसमें कि जो जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो आने के बाद तो इधर निकल गई, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो एक बिंदु से आ रही है, उसी बिंदु का नाम क्या होगा स्टूडेंट, फोकस। तो ये वाला फिगर भी आप लोग अभी कर लेंगे, ये दूसरे वाले के केस में। ऑलराइट, अब आइए तीसरा में क्वेश्चन था कि जब प्रकाश का किरण जो है फोकस पर आती है तो क्या होगा। तो आपको ठीक इसका ऑपोजिट याद होगा कि समांतर आती है तो फोकस से निकलती है, और फोकस पर आती है तो क्या होगी स्टूडेंट्स, वह समांतर निकल जाएगी। सेम केस दर्पण में भी था, अब याद कीजिए। यदि दर्पण वाला आप अच्छे से समझते हैं तो यहाँ भी काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ फिगर बनाया गया है, ये जो है देख सकते हैं, जब फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और यहाँ भी जब जो है फोकस पर आ रही है, फोकस पर एक्चुअल तो नहीं आएगी, आती हुई प्रतीत होगी। तो जब फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही है तो मुड़ के कहाँ से जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। इधर देख सकते हैं, ये तीसरा केस स्टूडेंट्स। इसमें देखिए कि जब फोकस से आ रही है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नीचे से भी ले सकते हैं, और चाहें तो कोई और स्टूडेंट जो है इसको ऊपर से इस तरीके से भी ले सकते हैं, कहीं से भी निकालिए, लेकिन वह जाएगी हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये फोकस से आई और किधर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। अब जो है आप लोग अवतल में देखेंगे तो अवतल में वास्तव में फोकस पर नहीं आएगी, आती हुई प्रतीत होगी। प्रतीत होने के बाद वो प्रतीत जब हो रही है तो इस पोर्शन में डॉटेड लाइन शो करना है, और उसके बाद उसको क्या करना है स्टूडेंट, मुख्य अक्ष के समांतर निकाल देना है।
आप लोग वीडियो पॉज करके फिगर अच्छे से बनाएंगे, फिगर ही इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं बता रहा था कि ये सवाल जो है पूरा पूछा नहीं जाएगा। इसमें क्या होता है कि 6 केसेस हैं, तो 6 केस में कोई 1 केस, 2 केस या 3 केस पूछ सकता है, जो भी पूछ। उत्तल लेंस के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का क्रिया का किरण आरेख खींचे। आपको याद होगा जब हम लोग दर्पण में कर रहे थे तो वहाँ दर्पण में टोटल 6 केस था। दर्पण में कितना केस था स्टूडेंट्स? 6 केस। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारे पास लेंस है तो लेंस में वही 6 केस उल्टा होगा। किस में होगा वो 6 केस? तो आप ध्यान देंगे वो 6 का 6 केस जो है अभी उत्तल लेंस में होगा। एक बात और ध्यान देंगे, वहाँ जब हम लोग दर्पण में कर रहे थे तो दर्पण में जो है अवतल में 6 केस था और उत्तल में 1 केस। लेंस में ठीक उल्टा होगा, उत्तल में हमारा 6 केस होगा और अवतल में 1 केस होगा। ठीक उसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे कि कहाँ पर वस्तु है और वस्तु के हिसाब से हम लोग फिर देखेंगे कि उसका क्या सब गुण है। तो चलिए हम लोग केस नंबर 1 पर आते हैं। तो केस नंबर 1 पर क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए कि ये जो है जब वस्तु प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच हो। केस 1 में आप लोग लिख लेंगे जब वस्तु कहाँ कहाँ हो, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच। फिगर उस तरफ से करना है, वस्तु प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच है। आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हमारे पास फोकस क्या है, ये वाला, ये F1 हुआ, ये हमारा फोकस है। यहाँ O क्या है हमारे पास? प्रकाश केंद्र है। तो वस्तु फोकस और किसके बीच हो गई? प्रकाश केंद्र के बीच। अब आप लोगों का काम क्या है? पहला किरण वस्तु को, यहाँ वस्तु जो है AB है, AB को देखिए, AB से पहला किरण हम लोगों ने मुख्य अक्ष के समांतर लिया। जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अभी आपने पढ़ा कि वो हमेशा कहाँ से जाएगी स्टूडेंट्स? वो हमेशा फोकस से जाएगी। तो ये वाली हमारे यहाँ पर जो फोकस है इसका नाम है F2। तो ध्यान रखेंगे कि जो किरण हम लोग समांतर ले रहे हैं वो कहाँ से जा रही है? हमारी F2 से जा रही है। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में F1 है और यहाँ पर क्या रहेगा? F2। तो अब ध्यान देंगे कि पहला किरण हमारा फोकस से गया, दूसरा किरण हम लोग कहाँ से लेंगे? प्रकाश केंद्र से। प्रकाश केंद्र में आपको याद है कि बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, तो दूसरी किरण सीधे निकल गई, लेकिन पहली किरण जो समांतर आ रही थी वो कहाँ से निकली? फोकस से, F2 से। ऑलराइट, अब देखिए ये दोनों किरण आगे यदि हम लोग बढ़ाएंगे तो मिलने वाला नहीं है। आपको बताया गया है यदि किरण आगे ना मिले तो डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाना है। तो डॉटेड लाइन से जब हम लोग पीछे बढ़ाते हैं तो यह A' पर आकर मिलता है और वहाँ पर हम लोग उसका प्रतिबिंब बना देंगे जिसका नाम होगा A' B'। ऑलराइट, तो अब आप इसका गुण बता सकते हैं। चलिए बताइए इसका गुण क्या सब होगा। तो पहला गुण इसका आप देख पा रहे हैं, यह काल्पनिक होगा और आपको पता है काल्पनिक जब भी होता है तो कैसा होता है? सीधा। बहुत बढ़िया। दूसरा देखिए, यह जो है वस्तु से बड़ा है। वस्तु आप देख पा रहे हैं इतना सा है जबकि प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, तो सेकंड में हो जाएगा हमारा वस्तु से बड़ा। ऑलराइट, तीसरा गुण आपको याद होगा स्टूडेंट, तीसरा में हम लोग पोजीशन लिखते हैं कि कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं ये जो है उसी तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु है, तो आप लिख सकते हैं वस्तु की तरफ। ऑलराइट, तो ये वाला केस समझ में आ गया होगा। ये वो केस हुआ जब वस्तु को हमने फोकस और किसके बीच रखा हुआ है? फोकस और ये जो है हमारा प्रकाश केंद्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। केस 1 में वही था स्टूडेंट्स, यहाँ भी फिगर बनाया गया है लेकिन उधर से बनाएंगे तो आप लोग का ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं काल्पनिक और सीधा, वस्तु से बड़ा और लेंस के पीछे। लेंस के पीछे का यही मतलब हो गया जिधर वस्तु है उसी तरफ बन रहा है। चलिए दूसरा जब हम लोग केस लेंगे तो ऑब्वियस है दूसरा केस में, केस 2 में ये होगा कि जब वस्तु कहाँ पर रहे? फोकस पर रहे। अभी हमने
प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच लिया तो दूसरा केस में वस्तु कहाँ पर रहनी चाहिए, फोकस पर। चलिए देखते हैं दूसरा केस। देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा यदि दर्पण में कि जब फोकस पर रहती थी तो वह समांतर निकलती थी और इन्फिनिटी पर यानी कि अनंत पर जो है प्रतिबिंब बनता था। तो बिल्कुल सेम केस यहाँ भी है, सेम है। देखिए यहाँ पर हमारा ये F1 है और यहाँ पर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, F2, ये फोकस है। अब ध्यान देंगे कि ये जब फोकस पर हम लोग रख रहे हैं इसको F1 पर, तो क्या हो रहा है, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और वो कहाँ से निकल जाएगी, दूसरे वाले फोकस से। तो पहला ये स्टेप तो क्लियर होगा। दूसरा आप देख सकते हैं कि कहाँ से लेते हैं हम लोग, प्रकाश केंद्र से। जब प्रकाश केंद्र से लेते हैं तो अभी आपने पढ़ा कि वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। आप देख सकते हैं ये दोनों किरण जो निकल रही है वो दोनों समांतर है। समांतर है अर्थात आप इसे कितना भी बढ़ा दें यह आगे जाके नहीं कटने वाला है। तो इसका मतलब ये वस्तु जो बनेगी, वस्तु की फिगर वो कहाँ बनेगी स्टूडेंट, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर। तो इसका गुण देख सकते हैं। पहला बात कि ये बहुत आगे जाके मिलेगी तो यह कैसा हो जाएगा हमारा, वास्तविक। वास्तविक में हमेशा जो है उल्टा होता है, आपको पता है वास्तविक में क्या होता है, उल्टा। दूसरा पर आइए, कहाँ पर बन रही, सॉरी ये कैसी होगी, तो ये वस्तु से बहुत बड़ी होगी। जब भी अनंत पर बनता है तो वस्तु से बहुत बड़ा होता है, वस्तु से बहुत बड़ा। और तीसरा केस आप देख सकते हैं स्टूडेंट, कहाँ पर बन रहा है, तो ऑब्वियस है तो कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। चलिए, तो ये केस समझ में आ गया होगा। आप लोग आराम से इसका फिगर कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आराम से फिगर बनाएंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। अब कहाँ कहाँ होना चाहिए, फोकस और वक्रता केंद्र। तो देखते हैं हम लोग, ये हमारा फोकस, इसको F1 बोलेंगे। और फोकस का 2 गुना जो है वक्रता केंद्र होता है, तो इसको आप वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं या सिंपली हम लोग इसको 2F1 बोल सकते हैं। उसी तरीके से इधर का फोकस F2 और इधर का वक्रता केंद्र 2F2। आपको पता है स्टूडेंट्स कि लेंस में 2 फोकस होता है, 2 फोकस F1 और F2 हुआ और 2 वक्रता केंद्र 2F1 और 2F2। 2F1 2F2 इसीलिए लिखा गया है ताकि जो है क्योंकि आपको पता है वक्रता त्रिज्या जो होती है वह फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। फोकस दूरी जितना भी होगा, यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला दूरी उसका 2 गुना यानी 10 सेंटीमीटर होगा। चलिए, तो अभी वस्तु का पोजीशन देख सकते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है। तो काम सेम करना है स्टूडेंट्स, इसमें भी कुछ न्यू नहीं है। यदि आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए, पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेना है, सभी को पता है कहाँ से जाएगी, फोकस से, तो उसको हम लोग कहाँ से निकाल दिया, फोकस से। दूसरा किरण देखिए O से जा रही है, O का मतलब हो गया प्रकाश केंद्र, वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। आपका काम है बस उसको खींचकर आगे बढ़ा देना, जहाँ भी मिल रही है वो जो है खुद अपना पोजीशन पर आ जाएगी। आप लोग फिगर बनाते वक्त एक ध्यान रख सकते हैं कि O से F1 का दूरी और यहाँ से यहाँ तक कि F1 से 2F1 की दूरी वो इक्वल लेंगे। यानी कि यदि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी आप 3 सेंटीमीटर लेंगे, इसे भी 3, इसे भी 3। आप जितना भी फिगर बना रहे हैं सभी में इस दूरी का ध्यान रखें। यदि दूरी से सही रहेगा तो फिगर सही बनेगा। कहने का अर्थ यह है कि O से F1 की दूरी, O से F2 की दूरी सेम होनी चाहिए। आपका फिगर में 5 सेंटीमीटर है तो 5, आपका फिगर में 2 है तो सभी जगह 2। उसी तरीके से F2 से 2F2 की दूरी भी वही होनी चाहिए और F1 से 2F1 की दूरी भी वही होनी चाहिए। चलिए, इसमें बताइए क्या सब दिख रहा है आपको। पहला बात तो दिख रहा है कि ये सामने बन रहा है, अर्थात वस्तु से कैसा है, ये जो है हमारा वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक कटान से बन रहा है। वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। दूसरा पर आइए, यहाँ देख पा रहे हैं कि वस्तु से बड़ा है, ऑब्वियस है, वस्तु से बड़ा।
चलिए, और तीसरा में देखेंगे स्टूडेंट्स, तीसरा में आप देख सकते हैं कहाँ बनता है। तो ये देखिए 2F2 हमारा वक्रता केंद्र हुआ, और वक्रता केंद्र के बाद का जो भी पोर्शन होता है आपको पता है वो जो है अनंत कहलाता है। तो आप बोलेंगे कहाँ का बन रहा है, अनंत एंड वक्रता केंद्र यानी कि 2F2 के बीच। ऑलराइट, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यानी 2F2 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब वस्तु 2F1 पर हो, वस्तु कहाँ पर हो, 2F1 पर, तो देखेंगे कैसे बनाएंगे। 2F1 का मतलब वो हमारे पास वक्रता केंद्र पर। यदि आपको दर्पण में याद हो तो आपको याद होगा कि वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखते थे तो वह वक्रता केंद्र पर ही उसका जो है प्रतिबिंब बनता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फोकस F1 हुआ, ये क्या हो गया स्टूडेंट, 2F1। यहाँ पर F2 है और ये जो है 2F2 है, यानी कि वक्रता केंद्र। अब आप देखेंगे इसमें अभी वस्तु का पोजीशन ऑलरेडी कहाँ पर है, वक्रता केंद्र यानी 2F1 पर है। अब समझ सकते हैं, पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकाले, वह इस फोकस से जाएगी और आगे निकल जाएगी। दूसरा किरण को हमने जो है वक्रता केंद्र से प्रकाश केंद्र से लिया, प्रकाश केंद्र पर आने वाली किरण बिल्कुल सीधे निकल जाती है। तो दोनों जब जाके मिलेगी वह वक्रता केंद्र पर ही मिलेगी, अर्थात 2F2। आपका फिगर तभी सही बनेगा जब मैंने बताया कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, फिर इधर और इधर की दूरी, सभी दूरियां जब इक्वल रहेगी, यानी स्केल से आप लोग सही से बैठाएंगे तभी आपका ये सही बन पाएगा। तो इसे ध्यान रखेंगे कि इधर जब हम लोग वक्रता केंद्र पर रखें तो फिगर भी हमारा कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनती है, वो वक्रता केंद्र पर ही। बताइए इसका गुण क्या होगा। पहला बात तो आप देख सकते हैं यह वास्तविक है, और वास्तविक के साथ क्या होता है स्टूडेंट्स, उल्टा होता है। चलिए दूसरा पर आइए, आप देख पा रहे हैं कि जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। यही चीज़ दर्पण में भी था, तो यहाँ पर वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। और तीसरा बताइए स्टूडेंट्स कहाँ पर बनता है, तो आप देख पा रहे हैं ये वक्रता केंद्र पर बनता है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 2F2 पर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखेंगे जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो, वस्तु किसके किसके बीच होना चाहिए, अनंत और 2F1 के बीच, यानी यह 2F1 के पीछे चला जाएगा ना, अनंत इसके पीछे हुआ। चलिए देखते हैं इसका फिगर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा F1 है और ये क्या है, 2F1, ये हमारा F2 हुआ और इधर जो है ये 2F2 हुआ। चलिए अब इसमें समझने वाला बात ये है आपके लिए कि अभी जो है वस्तु वक्रता केंद्र यानी 2F1 के और अनंत इसके पीछे है, उसके बीच रखी गई है। पहला किरण वही करना है, मुख्य अक्ष के समांतर लेना है और फोकस से यानी कि F2 से निकाल देना है। दूसरा किरण आपको प्रकाश केंद्र से लेना है, जो बिना मुड़े क्या करना है, सीधे निकाल देना है। अब देखिए कि ऐसा करने से जो प्रतिबिंब का कटान होना चाहिए वो F2 और 2F2 के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग कहीं भी कटा देंगे, इसे ध्यान रखेंगे। जो कटान बिंदु होगा वो F2 और 2F2 के बीच होगा, और ये आपका खुद आ जाएगा कब, जब आप डिस्टेंस सही लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये दूरी और ये दूरी आप सही लेंगे, ये दूरी और ये दूरी सही लेंगे, तो यानी कि समान लेंगे तो खुद आपका वो मिल जाएगा। तो चलिए बताइए कि पहला बात तो आप देख पा रहे हैं यहाँ वास्तविक है और वास्तविक के साथ उल्टा होता है। दूसरा में बता सकते हैं आप, देखिए यहाँ वस्तु से क्या हो रहा है, छोटा, वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब कैसा है हमारा, वस्तु से छोटा। और तीसरा में देखेंगे स्टूडेंट्स, तीसरा जो हमारा केस है कि कहाँ पर बनता है, तो आप लिख सकते हैं F2 एंड 2F2 के बीच। आप इसे साधारण भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। F2 फोकस हुआ, 2F2 वक्रता केंद्र हुआ। ऑलराइट,
लास्ट केस, छठा केस आपको वहाँ का भी याद होगा, वहाँ का भी छठा केस अनंत पर था। और ये आपको यदि सही से याद हो तो अनंत पर जब जो है वस्तु रहती थी तो उसका जो है प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा। आप देख सकते हैं, नेक्स्ट देखिए। तो ये हमारा एक्चुअल में इधर F1 है और ये जो है यहाँ पर जहाँ कट प्रतिबिंब बन रहा है वो F2 है। देखिए जो अनंत से किरणें आती है वो आपस में समांतर होती है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, वो आपस में समांतर है, ना कि मुख अक्ष के समांतर है। मुख अक्ष तो हमारा ये है, यदि इसके समांतर होता तो कुछ ऐसा आता ना, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये जो अनंत से आने वाली किरणें हैं वो आपस में समांतर है। जो भी किरण बहुत दूर से आ रही है वो आपस में सभी समांतर आ रही है। अब समांतर किरणें जब इसमें आती है तो एक किरण तो आपको O से ले लेना है जो बिना मोड़े सीधे निकल जाएगा, और दूसरा किरण को जो है ऊपर से मोड़ के इस प्रकार से लाना है, इस प्रकार से अपवर्तन करना है कि उसका कटान बिंदु कहाँ पर हो जाए स्टूडेंट्स, F2 पर हो जाए। अर्थात कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो हमारा कहाँ पर बन रहा है, वो हमारा बन रहा है फोकस पर। आप देख सकते हैं इस केस में जो है पहला बात वास्तविक तो है ही, क्योंकि उल्टा बन रहा है, उल्टा और वास्तविक। दूसरा आप देख सकते हैं वस्तु से काफ़ी छोटा होता है, यह आप लिख सकते हैं ये जो है बहुत छोटा है। और तीसरा बात स्टूडेंट्स कि यहाँ कैसा बन रहा है, किस जगह पर बन रहा है, तो यहाँ फोकस पर बन रहा है, F2 पर, या आप लिख सकते हैं फोकस पर। तो सेम केस लगभग ये बिल्कुल वैसा ही केसेस चल रहा है जैसा हम लोगों ने दर्पण में पढ़ा था। तो यदि आप दर्पण वाला केस अच्छे से समझते हैं तो आप ये चीज़ आराम से कर सकते हैं। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि ये वाला चीज़ अभी पूरा क्लास के बाद आप लोग एक बार दर्पण वाले को भी देखिए और इसको भी देखिए और दोनों का कंपेयर कीजिए, तो आपको खुद समझ में आएगा कि यदि आप दर्पण को अच्छे से समझते हैं तो इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बस दो याद रखना है कि जब समांतर आती है तो फोकस से जाएगी, और जब O पर आएगी तो बिल्कुल O से ही निकल जाएगी। ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये हम लोगों ने 6 केसेस इसका कर लिया। अब आपको जैसा पता है उत्तल में एक केस होता है, तो यहाँ पर भी उत्तल में एक ही केस होगा। सॉरी, उत्तल नहीं, अवतल, अवतल में एक केस होगा। तो यहाँ का अवतल में जो है अवतल लेंस में एक केस हो जाएगा। चलिए, तो अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आरेख खींचे, वही क्वेश्चन है। इसका फिगर भी हम लोग इधर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये वाला अवतल है, अवतल में सिर्फ एक केस है हमारे पास। तो अवतल में आपको पता है कि अवतल में उल्टा होता है। अभी आपको पता है ये वाला F2 हो जाएगा, इसमें उल्टा चलता है, ठीक है। ये F2 है और इधर कहीं F1 होगा, हालांकि उसका काम नहीं है। आप चाहे तो लिख सकते हैं F1, लेकिन ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो अब देखिए इसमें वस्तु कहीं भी रखी गई है, पहली किरण जो आएगी वह मुख अक्ष के समांतर। आपको पता है यहाँ पर जो हमारा हमारा जो है अवतल लेंस है उसका काम होता है प्रकाश को बिखेरना। तो यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, प्रकाश बिखेरा जा रहा है, प्रकाश बिखेर रहा है। तो जब किरण आई तो कुछ इस तरीके से चली गई, लेकिन वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहाँ से आ रहा है, F2 से आ रहा है। ऑलराइट, वो कहाँ से आ रही है, F2 से। अब दूसरा किरण को देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देंगे कि ये आने के बाद तो उधर चली गई, लेकिन हम लोगों ने जो पीछे बढ़ाया हुआ है ये वाला पोर्शन डॉटेड लाइन से होगा। दूसरा में देखेंगे कि O हमारा प्रकाश केंद्र है, और अभी आपने पढ़ा प्रकाश केंद्र से जाने वाली किरण सीधे निकलती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो उत्तल है या अवतल है। यदि प्रकाश केंद्र से जा रही है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधे निकल जाती है। तो अब देखिए कि इन दोनों का कटान बिंदु यहाँ कहीं ऊपर बन रहा है, ये वाला कटान बिंदु है। तो ये कटान बिंदु चूँकि मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो यहाँ फिगर में आप लोगों को यदि बड़ा फिगर बनाते हैं तो इसमें डॉटेड लाइन से A' और B' देंगे, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के जब भी ऊपर बनता है तो काल्पनिक होता है, और काल्पनिक होता है तो आपको पता है कि उसको डॉटेड से दिखाएंगे। तो यह काल्पनिक और कैसा होगा, सीधा होगा, काल्पनिक सीधा। दूसरा देखिए वस्तु से क्या है स्टूडेंट, छोटा है,
वस्तु देख सकते हैं ए भी इतना बड़ा है, प्रतिबिंब काफ़ी छोटा बना है। और तीसरा कहाँ पर बनता है, तो देखिए आप फोकस और ओ यानी प्रकाश केंद्र के बीच। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फोकस एंड प्रकाश केंद्र के बीच, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच। ऑलराइट, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। फिगर पर थोड़ा वर्क करना होगा, फिगर टफ लग सकता है लेकिन आपको बनाना है और आराम से बनाइए, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। आप लोग क्योंकि वीडियो जितना बार आप चाहें पॉज करके रिपीट करके भी देख सकते हैं, तो कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। यहाँ लाइव क्लास में जो हम लोग ऑफलाइन क्लास करते हैं वहाँ आप पर प्रेशर होता है कि विद इन टाइम आपको सॉल्व करना होता है, लेकिन यहाँ फिलहाल कोई प्रेशर नहीं है, आराम से आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, देखिए आवर्धन क्या है, लेंस में इसका सूत्र बताएं। तो आप लोगों ने आवर्धन जो है, आवर्धन के बारे में दर्पण में भी पढ़ा हुआ है। आवर्धन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन। ऑलराइट, तो ये मैग्नीफिकेशन या जो है आवर्धन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, आपको याद होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन। यानी ऊपर क्या रखते हैं स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब की ऊंचाई HI, हाइट ऑफ जो है इमेज हो जाता है, इमेज का मतलब प्रतिबिंब, और नीचे HO का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थात वस्तु की ऊंचाई। तो डेफिनेशन आराम से देख सकते हैं, प्रतिबिंब एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्धन। और आपको याद होगा इसे m से सूचित किया जाता है। तो डेफिनेशन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, डेफिनेशन वही है। यहाँ पर स्मॉल m देंगे, ध्यान रखेंगे स्मॉल m। आपको दर्पण में याद होगा, दर्पण में जो आवर्धन सूत्र होता था m बराबर -v/u लेते थे। दर्पण में क्या था स्टूडेंट्स, -v/u। लेकिन जब हम लोग इसमें लेंगे अर्थात लेंस में लेंगे तो वहाँ +v/u हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, लेंस में आवर्धन के लिए सूत्र क्या होगा, HI/HO तो होता ही है, ये बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन लेंस के लिए स्पेशल v/u, जबकि दर्पण के लिए -v/u। तो ये क्वेश्चन यहीं तक था। इसमें कुछ नोट करने वाला पॉइंट है जिसे आप लोग नोट में लिख लेंगे, ये वाला पॉइंट को आप लोग नोट में लिखेंगे। देखेंगे मिरर में जो है यानी कि दर्पण में जो फॉर्मूला चलता था, दर्पण सूत्र, वो आपको याद होगा 1/v + 1/u = 1/f था। लेकिन आप लोगों ने कल लेंस में पढ़ा था, सेम होता है लेकिन प्लस में नहीं माइनस में। बहुत अच्छे। आवर्धन देखिए, आवर्धन जो इसमें है, आवर्धन जो दर्पण में होता है आपको याद होगा -v/u, लेकिन जब हम लोग उसी को लेंस में लेंगे तो +v/u। तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि लेंस में सब कुछ दर्पण का जस्ट ऑपोजिट है। ऑलराइट, इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट हमारा लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस बोलते हैं इसे, और इसका मात्रक पूछ रहा है। तो देखेंगे लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है। आप केवल ये समझिए कि कोई लेंस किसी चीज़ को कितना मोड़ सकता है, किसी प्रकाश की किरण को कितना। अर्थ क्या था, लेंस की क्षमता का अर्थ है कि जो किरणें आ रही है लेंस उसको कितना मोड़ रहा है, कितना उसको बेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा वो बेंड कर सकता है उतना ज़्यादा उसका पावर होगा। जैसे मान लीजिए एक पतला लेंस है, एक मोटा लेंस है, ठीक है। पतला लेंस जो है आने वाली किरणों को दूर तक भेज रहा है, मतलब इसको कम मोड़ रहा है, जबकि मोटा लेंस देखिए वो बहुत ज़्यादा बेंड कर रहा है। तो बोल सकते हैं इस लेंस की शक्ति कम है, पावर कम है, और इस लेंस का पावर या शक्ति अधिक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ में आना चाहिए कि पावर का मतलब है कि कोई भी लेंस किरण को कितना मोड़ सकता है। या तो मोड़ने का मतलब दो चीज़ हो सकता है, या तो जो है वह जो है अभिसरित अर्थात जमा कर सकता है, या फिर जो है अपसरित अर्थात फैला सकता है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्लियरली देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए
कि किसी लेंस की क्षमता या शक्ति उस सामर्थ्य की माप होती है जो प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करती है। वह अभिसरित भी कर सकता है, अपसरित। यह सामर्थ्य बताता है या शक्ति बताता है कि वह कितना उसको मोड़ रहा है, मोड़ने की शक्ति कितना उसको अभिसरित कर रहा है या अपसरित कर रहा है, वही उसका क्षमता हुआ। तो लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि लेंस की जब क्षमता होगी तो वह फोकस दूरी का व्युत्क्रम सभी को पता है, उल्टा जैसे फोकस दूरी f होता है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/f। और क्षमता को पावर से यानी p से सूचित करते हैं, तो p बराबर लिख सकते हैं 1/f। और यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ जो फोकस दूरी लिखना है 1/f, p का सूत्र तो पहला क्लियर हो गया कि 1/f होगा, लेकिन यहाँ नीचे जो f लिखाएगा वो f हमेशा मीटर में होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, कई बच्चे इसमें गलती करते हैं। क्वेश्चन में फोकस दूरी जनरली सेंटीमीटर में दिया रहता है, लेकिन जब आपको पावर निकालना होता है तो जो फोकस दूरी है उसको किस में लिखना होता है स्टूडेंट्स, मीटर में। सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए आपको पता है 100 से भाग देते हैं, तो यही यहाँ रूल है कि P इक्वल टू क्या सूत्र हो जाएगा, 1/f। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि f किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायप्टर होता है। इसी में आगे है कि लेंस की जो क्षमता होता है उसका SI मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, डायप्टर। ये डायप्टर को जो है हम लोग D से सूचित करते हैं, कैपिटल D। ध्यान रखेंगे, जो डॉक्टर आप लोगों को चश्मा देता है, चश्मे में जो लगा होता है वो लेंस लगा होता है, और उसका जो शक्ति होता है वो भी डायप्टर से मापते हैं हम लोग। कि इसका जैसे बोलते हैं ना कि इसका जो है चश्मा में इतना पावर है, -2 का है या +1 का है, ऐसा कुछ, तो वो +1 डायप्टर होता है, -2 डायप्टर होता है, जिसको D से सूचित करते हैं। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा स्टूडेंट्स, डायप्टर। तो चूंकि आपको पता है कि जो उत्तल लेंस होगा उसका फोकस दूरी हमेशा कैसा होगा, धनात्मक। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, मैं इसे फिर से यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। उत्तल लेंस ये होता है, और आप लोगों ने पढ़ा है कि इसको एक्स अक्ष मानते हैं, इधर प्लस और इधर माइनस, और इसका मुख्य फोकस इधर लेते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, F2। तो ये देखिए कि उत्तल लेंस का फोकस जो है पॉजिटिव तरफ है, इसीलिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो भी धनात्मक होगी, क्योंकि P बराबर हमने अभी सूत्र पढ़ा 1/f। तो यदि F पॉजिटिव है तो P भी पॉजिटिव आएगा, और F यदि हमारा नेगेटिव रहेगा तो P भी नेगेटिव हो जाएगा। तो आप आराम से समझ सकते हैं, जब अवतल लेंगे तो उसमें तो आपका F2 इस तरफ होता है, इस तरफ होने का मतलब किधर की तरफ है, यह नेगेटिव तरफ। तो आप आराम से देख सकते हैं कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होगा वो हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि उसका फोकस दूरी धनात्मक है, और अवतल लेंस का क्षमता हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि उसका फोकस दूरी ऋणात्मक है। ऑलराइट, तो इसमें याद रखने वाला बात यही है कि जो लेंस का क्षमता है वो उस शक्ति या सामर्थ्य का माप है जो किरण को अभिसरित या अपसरित करता है। और इसको मापेंगे कैसे, सूत्र इसका आसान है, P बराबर 1/f, अर्थात फोकस दूरी का व्युत्क्रम। और इसका जो है मात्रक क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा डायप्टर। और जो उत्तल होगा, क्योंकि उत्तल का जो ये होता है फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो क्षमता भी धनात्मक होगी, और इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है अवतल का, तो उसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है एक डायप्टर कितना मीटर का पावर -1 के बराबर होता है। इस मीटर का पावर -1 को हम लोग पढ़ेंगे पर मीटर। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, पर मीटर। ऑलराइट, तो यहाँ सवाल पूछ रहा है एक डायप्टर कितना पर मीटर के बराबर होता है। मीटर का पावर -1 को पढ़ना है पर मीटर। अब देखेंगे इसमें कि यहाँ लिखा हुआ है कि एक डायप्टर जो है वो हमेशा 1 प्रति मीटर के बराबर होता है, या पर मीटर के बराबर होता है, अर्थात मीटर का पावर -1। इसका अर्थ हुआ कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता भी क्या होगी स्टूडेंट्स, 1 डायप्टर। कैसे होगी आप देख सकते हैं, फोकस दूरी आपके पास F कितना है, 1 मीटर है। यहाँ देखिए ऑलरेडी मीटर में है, सेंटीमीटर में होता तो मीटर में कन्वर्ट करना होता। P का सूत्र हमने पढ़ा अभी 1/f,
1/1 लेंगे तो 1/1 कट के 1 ही आएगा ना, और 1 जो आया वो 1 किस में आएगा, डायप्टर में, क्योंकि P का मात्रक यानी शक्ति का मात्रक क्या है, डायप्टर। तो यही बात यहाँ लिखा गया है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, ये वाला, तो उसकी जो क्षमता होगी यानी पावर जब हम लोग निकाल रहे हैं तो वो भी कितना हो जाएगा, 1 डायप्टर होगा। अर्थात आप बोल सकते हैं एक डायप्टर में 1 प्रति मीटर होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 डायप्टर इक्वल टू डैश प्रति मीटर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो आराम से आप बोल सकते हैं 1 डायप्टर 1 प्रति मीटर के बराबर। अब देखिए यदि अलग अलग लेंस हो, क्या हो स्टूडेंट्स, अलग अलग लेंस हो, अलग अलग लेंस को यदि हम लोग सटा कर रखें, जैसे मान लीजिए कोई उत्तल लेंस है, कोई अवतल लेंस है, फिर से कोई उत्तल लेंस है, इस तरीके से अलग अलग लेंस को यदि सटा कर रख दिया जाए तो उसका कुल क्षमता कितना होगा। यहाँ 1 2 3 4 कितना भी लेंस आप रख सकते हैं। तो कुल क्षमता निकालने के लिए काफ़ी आसान सा सूत्र है इसका सूत्र क्या है कि जो भी सभी लेंस का क्षमता है सभी का अलग अलग क्षमता को जोड़ दीजिए। तो यही लिखा हुआ है, यदि अलग अलग क्षमता यानी लेंसों की अलग अलग क्षमता P1 P2 P3 वाले लेंसों को सटा कर रखा जाए, एक दूसरे से इसी तरीके से सटा कर रखा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो उत्तल है कि हमारा जो है अवतल है, बस लेंसों को सटा कर रखा जाए तो उसका कुल क्षमता जो है निम्न समीकरण के द्वारा दिया जाएगा। समीकरण यानी कुल क्षमता P जो होगा वह सभी का अलग अलग पावर का जोड़ के बराबर होगा। पहले वाले लेंस का P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, और आपका कल जो है न्यूमेरिकल होगा इसमें। अब देखिए मोटा लेंस में जब किरण आ रही है तो यह जो है काफ़ी ज़्यादा बेंडिंग हो रहा है, और जब पतला लेंस पर किरण आता है तो ये थोड़ा दूरी पर बेंडिंग होता है। ये हमारा फोकस है F2, आपको पता है, और यहाँ भी हमारा क्या है, फोकस F2। चलिए अब देखिए, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा मोटा लेंस है और यहाँ जो हमारा पतला लेंस है, आपको ये बताना है कि किसकी शक्ति अधिक होगा, किसकी शक्ति अधिक होगी, पतले लेंस की शक्ति अधिक होगी या मोटे लेंस की शक्ति अधिक होगी। इस सवाल का जवाब आप लोग नीचे यूट्यूब में जो नीचे में कमेंट सेक्शन है उसमें लिख के देंगे कि पतले लेंस की शक्ति अधिक होगी या मोटे लेंस की शक्ति अधिक होगी। ये सवाल भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आप लोग ये भी इससे पता कर सकते हैं आपने कितना सीखा है। सभी लोग नीचे कमेंट जरूर करेंगे। चलिए आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, कल से हम लोग न्यूमेरिकल का क्लास करेंगे इसमें आगे।